सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ साइंस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जावाज बैच के बारे में आपको पता है, फ्री में जावाज बैच है, सभी को मिलने वाला है फ्री में। सारी 10th की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी आपको, सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हम मूव करते हैं अपने चैप्टर पे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले चीज़ समझेंगे चेंज क्या होता है। देखो ये सिलेबस में है, पूछा नहीं जाता बट मैं बता दे रहा हूँ चेंज क्या होता है। चेंज होता है ए प्रोसेस इन विच फाइनल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। मतलब सपोज करो सपोज करो सपोज करो ये डस्टर है। अब मैंने इसे तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ डस्टर। तो फाइनल स्टेट तो इसका ऐसा है, मैंने जब इसे तोड़ा तो इसका इनिशियल स्टेट, भाई सपोज करो ये डस्टर था, मैंने इसे अलग कर दिया, तो फाइनल स्टेट इसका कैसा था? ऐसा। इनिशियल स्टेट ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं चेंज। ठीक, कोई जैसा था उससे अलग हो गया। जैसे इस दो टाइप के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है वो बताऊंगा, पहले फिजिकल चेंज समझो। फिजिकल चेंज मतलब मैंने मानो इस डस्टर को तोड़ दिया, और फिर प्लास्टिक मशीन जो होती हैं इंडस्ट्री, वो इसे जोड़ भी सकते हैं वापस, तो इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या है? जैसे कि शेप चेंज हो जाए, किसी का साइज चेंज हो जाए, तो वो फिजिकल चेंज है, और उसको हम वापस से सही भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए। जैसे मैंने लकड़ी को जला दिया, लकड़ी को जलाने के बाद वो राख बन गया, क्या फिर उसे लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो वो केमिकल चेंज हो गया ना। हाँ। और मैंने क्या करा, और सपोज करो मैंने क्या करा, कुछ भी, मैंने सपोज करो इस डस्टर को जला दिया, वापस इसे तुम राख बना सकते हो? नहीं बना सकते। खाना खा लिया, वापस खाना ला सकते हो? नहीं। तो केमिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फूड, मिल्क, दूध जो है वो दही बन गया, फिर दूध बन सकता है? वो नहीं बन सकता, केमिकल चेंज हो गया उसका कंपोजिशन ही बदल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ सवाल आता है कि दूध का, ये सब आप जान गए कि मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, कटिंग वुड, ये सब तो फिजिकल है और वो केमिकल है, ठीक। कैंडल के केस में एक स्पेशलिटी है भाई, कैंडल, कि भाई कैंडल जल रहा है, तो जब जल ही रहा है और मेल्ट भी हो रहा है, ये क्या है? तुम बता सकते हो कमेंट में भी कि कैंडल क्या है, फिजिकल है कि केमिकल है? कैंडल का बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? नहीं बता सकते? मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ कैंडल आया हूँ तोड़ के, क्यों? ये टूटा हुआ कैंडल, तो क्या है? फिजिकल चेंज है। कैंडल, ब्रोकिंग ऑफ कैंडल, फिजिकल चेंज। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आपस में से जोड़ सकता हूँ मैक्सिमम से। अब एक और चीज़, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? भाई कैंडल को अगर मैं बर्न कर दूं तो क्या होगा? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे बर्न करने से क्या होता है? देखो दिखाता हूँ। देखो ये हमने करा कैंडल को बर्न, दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो ये जो बर्न हो रहा है, तो ये जो धागा होता है ना, धागा क्या हो रहा है? जल रहा है। जब धागा जल रहा है तो क्या हुआ? धागा वापस ला सकते हो? जल रहा है तो नहीं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? एक केमिकल चेंज। लेकिन ये जो वैक्स पिघल के गिर रहा है ना, जो वैक्स तुम देख रहे हो पिघल के गिर रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, गिरता हुआ। हाँ, ये क्या है? वैक्स जो गिरता है ना पिघल के, वो वैक्स फिर कैंडल बना सकते हो। अगर वैक्स को तुम एक ग्लास में इकट्ठा करते हो तो वो तो फिर कैंडल बन सकता है, ठीक है। तो वो क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल चेंज। बहुत बढ़िया जी। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो अब ये तुम्हें समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्म हो जाना, चेंज हो जाना उसकी प्रॉपर्टी, या फिर एक नया सब्सटेंस बन जाना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस थे, रिएक्ट करवाया, पानी बना। पानी क्या है? लिक्विड, अलग प्रॉपर्टी है। आग को, पानी आग को बुझाता है, ऑक्सीजन आग को जलाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी अलग। केमिकल इक्वेशन क्या है? शो ए रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट। मतलब केमिकल इक्वेशन है किसी रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला को यूज़ करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, यही केमिकल इक्वेशन है। डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, टेंशन मतलब, ठीक है, बहुत आसान। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक रिएक्शन है, तीर की मुंडी जिस ओर होगी ना, उस ओर क्या है? वो प्रोडक्ट है, और तीर का पोंछ जिस ओर होगा वो क्या है? वो रिएक्टेंट है। जैसे ऐसे कभी कभी दे देता है, तो ये क्या है? तीर की मुंडी इस ओर है ना, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और तीर की पोंछ इस ओर है, तो ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। ध्यान रख लेना, ठीक है। इतनी चीज़ तुम्हें समझ आई होगी, आई होप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। मतलब सपोज करो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता करोगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कोई
कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, कुछ मूल तत्व होगा ना जिससे हमें पता चले केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो पता करने के लिए हम अब तरीके देखेंगे। देखो कुछ 5 तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कौन से तरीके? देखो सबसे पहले चेंज इन कलर, कि कलर में कोई चेंज दिख जाए तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है, जैसे एफ को आयरन कहते हैं, ये सारा बेसिक्स मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो देखो जैसे हम जब आयरन को कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसके रिएक्शन में हम डालेंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा जो कि बनेगा फेरस सल्फेट, जो कि क्या बनेगा? फेरस सल्फेट ब्लू ग्रीन, यानी यहाँ पे कलर का चेंज हो गया। बस तुम ये समझो अभी, ठीक है, कलर चेंज हो गया यहाँ पर कि भाई आयरन कॉपर सल्फेट अब क्या हुआ? ब्लू ग्रीन हो गया फेरस सल्फेट, ठीक है, यहाँ हो गया। ये एक्टिविटी कैसी होती थी? हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं ब्लू ब्लू, हाँ, उसमें क्या करते हैं हम लोग? उसमें एक आयरन का नेल डालते हैं, उसमें एक आयरन का नेल डालते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें रिएक्शन होती है तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है और आयरन का नेल जो है किस कलर का हो जाता है? आयरन का नेल हो जाता है आपका ब्राउन कलर का, ये आयरन का नेल हो जाता है। एंड सॉल्यूशन किस कलर का हो जाता है? सॉल्यूशन हो जाता है आपका ब्लू ग्रीन कलर का। ब्राउन क्यों? क्योंकि कॉपर इस पे आके चिपक जाता है, ठीक है, समझ गए? हाँ। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अब कुछ चीज़ें याद रखो, ये CaO इसे कहते हैं क्विक लाइम, और ये CaOH2 इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम, जो कि वाइट वाशिंग, जो तुम्हारे घर वाइट वाशिंग होती है ना, जो तुम्हारी दीवारें होती हैं, ये जो दीवारें हैं, ये जब वाइट वाशिंग होती है तो इसमें हमारा ये CaOH2 काम आता है, ठीक है। तो जब हम CaO को पानी में मिलाते हैं, तुम देख रहे हो वाइट वाशिंग पहले कुछ सफ़ेद सफ़ेद लेकर वो लोग पानी में मिलाते हैं, ठीक है। तो CaO को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? तो CaOH2 बनता है और हीट निकलती है, ठीक है। हीट निकली ना, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, बिल्कुल हो गया, ठीक है। इधर देखो नेक्स्ट चीज़, जब इसी CaOH2 को हम इसमें CO2 ऐड कर देते हैं तो CaCO3 बन जाता है। अब देखो इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, तुम्हारे घर पे वाइट वॉशिंग हुई सपोज करो, उसके बाद कुछ 2-3 दिनों के बाद उसमें शाइनी फिनिश आने लगता है, बहुत चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो इस CO2 पर रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाता है? CaCO3, और CaCO3 के वजह से ही, कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से ही वाइट वॉशिंग में शाइनी फिनिश आती है, ठीक है। अब जब यही कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट करता हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रिएक्शन है, याद कर लेना, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ हीट निकला, ठीक है, यहाँ हीट मैंने दिया, तो दोनों में डिफरेंस है, एक जगह हीट निकल रहा है और एक जगह हीट मैं दे रहा हूँ, डिफरेंस है। वही दो डिफरेंस है, दो टाइप के रिएक्शंस है। क्या दो टाइप के रिएक्शंस है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है एक्सो और एंडो में। देखो पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हमें हीट देना पड़ेगा। अच्छा, एक्सो एंडो में हम कन्फ्यूजन हो जाता है, एक्सो क्या है, एंडो याद नहीं रहता, कैसे याद करेंगे? तुम एंडो याद रख लोगे तो एक्सो तो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो मेरी ट्रिक देखो ध्यान से, एंडो का मतलब एंडो अंडा, अंडा अंडा है ना, एंडो अंडा, ठीक है। तो अंडा यानी एग, अंडा, तो अंडा से तुम याद कर सकते हो। सपोज करो ये एक एग है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये एक एग है। तो एग को जब तुम पकाते हो, कुक करते हो ना, तो कुक करने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करना पड़ता है। या फिर ऐसे भी कर लो कि जब इसमें से जो मुर्गी होती है उसको निकालना है ना बाहर, तो जो मदर है, मदर मुर्गी, वो क्या करती है? वो इसको हीट देती है, तभी तो ये हैच होता है। हाँ होता है। तो मतलब हमें हीट देना पड़ रहा है, एंडो यानी अंडा, अंडा को हमें हीट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? केमिकल रिएक्शन के दो प्रॉपर्टी हमने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चेंज इन स्टेट, कि भाई स्टेट में चेंज आ जाए। जैसे हमने अभी देखा था कि पानी और ऑक्सीजन दोनों क्या है? दोनों गैसेज हैं, और जैसे ही हम उन्हें यहाँ लाते हैं, 9th में पढ़ा था स्टेट कौन से प्रकार के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैसेज को हमने लिक्विड में चेंज कर दिया। पानी ऑक्सीजन गैस था, रिएक्ट करवाया तो लिक्विड में। अच्छा, ये प्रोडक्ट तीर का मुँह और वो प्रोडक्ट तीर का पोंच और ये रिएक्टेंट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसमें से गैस निकलता है। गैस मतलब एक रिएक्शन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये H2SO4 होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, याद रखना। कुछ तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, वो मैंने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में बताया हुआ है, वो वीडियो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। इधर आओ, जिंक को जब भी हम H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो ZnSO4 बनता है, और क्या होता है? ये कलरलेस होता है,
वाइट कलरलेस ऐसा कुछ होता है, एंड H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा गैस निकला है, कौन सा गैस निकला है, हाइड्रोजन निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ऑक्सीजन निकला है? मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगा तो उसे तुम जलाओगे ना, अगर मैच स्टिक के सामने, जो मैच स्टिक होती है, अगर मैच स्टिक के सामने ले जाओगे, सपोज करो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और तुमने क्या करा, तुम उसे मैच स्टिक के सामने ले गए, मैच स्टिक के सामने मैच स्टिक को जला के ऐसे, तो क्या होगा, वो पॉप साउंड से भड़केगा, पॉप साउंड देगा, पॉप। और ऑक्सीजन गैस अगर निकला है तो मैच स्टिक के सामने ले जाओगे ना तो और तेज़ी से जलने लगेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस को थोड़ा अलग है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का समझ में आया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के सामने माचिस ले जाओगे तो पॉप साउंड देगा, और पॉप साउंड देने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस और तेज जलेगा, है ना, हाईली बर्न, अब और तेज जलने लगेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलेगा, ये जो था ना CaCO3, हाँ, लाइम वाटर टेस्ट हम इसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट को हम लोग लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं। कैसे हमको पता चला है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो लाइम वाटर का टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो चीज़ निकला, सपोज करो तुमने रिएक्शन करवाया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो तुम कैसे चेक करोगे, उसमें लाइम वाटर डाल दो, CaCO3 डाल दो। जैसे ही तुम CaCO3 डालोगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाएगा, मिल्की, पूरा जो सॉल्यूशन है मिल्की हो जाएगा। ऐसे ये सॉल्यूशन था, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, तुमने क्या करा, तुमने इसमें CaCO3 डाल दिया, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्यों मिल्की हो जाएगा, क्यों मिल्की हो जाएगा, सॉरी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट, कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई, 2 मिनट रुकिए। देखिए CO2 में हम लोग CaOH2 डालते हैं, CO2 में हम लोग क्या करते हैं, CaOH2 डालते हैं, तब ये क्या हो जाता है, CaCO3 बना देता है ना। तो जब ये हम करते हैं CaCO3 बनता है, ये हमने देखा। तो ये चीज़ क्या है, ये मिल्की होती है, मिल्की कलर की होती है, ये मिल्की कलर की, ठीक है। हाँ, जब ये मिल्की कलर की होती है इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, ये चीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा, नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है जो कि पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, उसका फॉर्मेशन होना। कैसे पता चलेगा कि फॉर्मेशन हुआ है प्रेसिपिटेट का, देखो दो लिक्विड मिलकर एक सॉलिड बना दे जब भी, वो प्रेसिपिटेट ही है। ये सॉलिड क्या है, ये सॉलिड है प्रेसिपिटेट, PPT हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन जैसे लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से जैसे ही मैंने रिएक्ट करवाया, दोनों पानी में सॉल्यूबल थे, दोनों लिक्विड थे, पानी में सॉल्यूबल थे, वो क्या हो गए, वो एक PBI बनाए जो कि सॉलिड है, और KNO3 निकला। इसे याद कर लो, अभी नहीं, अगले में हम लोग याद करवा देंगे इसे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, सॉलिड निकला, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रेसिपिटेट का फॉर्म हो जाना। लेकिन ये क्या है, ये एक्वस सॉलिड एक्वस ये सब है क्या, कैसे पता चलेगा, मैं देखो यहाँ कुछ मैं लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए। जब भी AQ देख लो, AQ एक्वस, इसे आप लोग एक्वस पढ़ते हैं, तो AQ देख लो तो क्या करोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सॉल्यूशन पानी में सॉल्यूबल है। वो पानी में सॉल्यूशन, पानी का सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन में पानी डाल के मिलाया गया है, ठीक है। जब भी S देख लो मतलब सॉलिड स्टेट में है वो, जब भी L देख लो मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे अगर ट्रायंगल बन जाए तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल बनते ही तुम जान लेना कि हीट दे रहे हैं हम इसे। जैसे यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर ट्रायंगल बना, मतलब हमने इसे क्या दिया, हमने इसे हीट दिया। अब ट्रायंगल हीट कैसे पता चले, याद कैसे रखें, देखो मैथ में एक चैप्टर है ट्रायंगल्स, हार्ड लगता है ना बहुत, देखते एकदम अंदर से गर्मी खोलने लगती है ना, हीट आने लगता है ना, हाँ याद रख लो, ट्रायंगल्स मतलब हीट, ठीक है, बहुत बढ़िया। UV जहाँ लिखा हो, UV मतलब सनलाइट, सन रेज, ठीक है। और ऊपर की ओर तीर हो मतलब गैस निकल रही है, ऊपर की ओर तीर हो, यहाँ देखो ऊपर की ओर तीर मतलब गैस निकल रही है, वो एक गैस है, ऊपर की ओर तीर जैसी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम बैलेंसिंग की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपने नोट्स में लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग क्यों करते हैं, शुरू करते हैं बैलेंसिंग करना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, बैलेंसिंग करना क्यों है, अरे ओहो
सॉरी। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, बैलेंसिंग हमें करना क्यों है, ज़रूरत क्या है बैलेंसिंग की, मुझे बस ये बता दो, मेरा काम ख़त्म। मैंने कहा बैलेंसिंग करना है क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई करवाना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें बैलेंसिंग करना है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था ना। उसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए ना हमें बैलेंसिंग करना होता है। यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो हमें क्या करना होता है, रिएक्टेंट में जितना होता है ना एटम, उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। सपोज कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसका रिएक्टेंट में 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 है। इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब सारे एलिमेंट की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले सेम होना चाहिए। ऐसे एग्जांपल H2 और O2 H2O बनाते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के मेथड से एक रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। आइए देखते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, इधर लिखते हैं रिएक्टेंट वाली साइड को, यहाँ लिखते हैं रिएक्टेंट, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, तो ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, देखो 1 है ना केवल, हाँ, तो यहाँ पे 1 है। यानी कि ऑक्सीजन भैया बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ऑक्सीजन भी 2 होगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन 2 होगा, ठीक है। हाँ, तो 2 से तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक बात याद रखना, कभी भी एक सिंगल को कोई चीज़ अगर कंपाउंड में, सपोज करो H2O है, तो तुम ऑक्सीजन को ही केवल 2 से नहीं कर सकते, करोगे तो सारा ये 2 से होगा, तो फिर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन जैसे ही 4 हो गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं है भाई, इधर 4 इधर 2, यानी कि मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन को 4 करना होगा। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। इस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं। जैसे ये Fe कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट में, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, 3, यहाँ तो 3 है भैया, क्या करें, यहाँ 3 लगा दो, बहुत बढ़िया। इसी तरह हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बैलेंस। हाँ, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया ना, ये समस्या हो गई। हाइड्रोजन यहाँ तो 2 ही है, तो मतलब यहाँ भी 2 लगा दो। इस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं। एक और ये वाला देखो, इसको हम टेबल बनाया, पीबी कितना है रिएक्टेंट में, पीबी रिएक्टेंट में आपको देखोगे, रिएक्टेंट में पीबी का है 1, प्रोडक्ट में पीबी का 1, एन का रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में एन का 1, ठीक है। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5, समझे। हाँ, अब इसको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले तुम ये इक्वेशन में एक चीज़ याद रख लो, क्या, NO2 के सामने 4 लगेगा। अब जैसे तुम NO2 के सामने 4 याद कर लिए, उसके बाद क्या होगा, सबसे सिंपल चीज़, उसके बाद क्या, जैसे NO2 के सामने 4 यानी कि N को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और इधर ऑलरेडी क्या है, इधर ये 2 ही है, यानी कि यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगी। बोलो बोलो भाई बोलो, यहाँ पे 4 लिखे हो तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगी। बोलो, 4 2 जा 8 होता है, याद रख लो। हाँ, नहीं, n तो 4 हो गया ना, सॉरी, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया ना कि n, बस ये वाला रिएक्शन जब भी दिख जाए तो n को 4 लिख देना, ठीक है, NO2 के सामने, ठीक है, जैसे 4 लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब अभी n क्या हो गया, 4 2 जा 8, n 8 नहीं हुआ, n तो 1 ही था ना, रिएक्टेंट में नहीं लिखा, सॉरी, प्रोडक्ट में हमने 4 लिखा, तो n कितना हो गया, n 4 हो गया। रिएक्टेंट में तो n 2 ही था, रिएक्टेंट 2 ही था, तो 4 करना पड़ेगा, यानी मैंने यहाँ 2 लगा दिया, 2 × 2 4, जैसे ही 2 लगाया पीबी भी 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन पहले से 6 था, अब 2 क्या हो गया, 12 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा 12 हो गया इधर, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ 6 लगा दो, यहाँ भी ऑक्सीजन 12 हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ 2 लगा दोगे, काम खत्म। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं ही लेकर आया हूँ। देखो तो ऑक्सीजन कितना, देखो ऑक्सीजन ऐड होता है, 1 ऑक्सीजन 2, यहाँ 2 हटाओ, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 और 4 कितना होता है, 8 8 9 10 11,
तो ऑक्सीजन को मत छुओ, पी बी एक है, यहाँ पर 2 है, पी बी यहाँ पर 1 है। जैसे ही यहाँ तुम 2 लगाओगे ना, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो अब ऑक्सीजन 12 और वो भी 12, सारा 12, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा 2 2 4 1। समझे? हाँ। अब जैसे ही इतना बड़ा सा कुछ आ गया तो क्या करोगे, इतना बड़ा सा कुछ आ गया ना, तो ए बी सी डी वाला मेथड लगाओ। क्या ए बी सी डी? देखो यहाँ ए लिख दोगे, बी लिख दोगे, सी लिख दोगे और डी लिख दोगे। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, अब देखो Al2 ए है, तो ए इक्वल टू Al कहाँ है, Al कहाँ है यहाँ पे सी, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू सी, Al2 2 है ना, हाँ, सी 1 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो SO4 थ्राइस है, यानी 3A की वैल्यू क्या है, डी में SO4 एक ही बार है, ठीक है। हाँ, अब फिर बी में जाओ, बी में देखो BA, तो BA यानी कि बी की वैल्यू इधर भी BA यानी डी के बराबर है। अब तुम देखोगे यहाँ पे बी यानी Cl2, बी की वैल्यू Cl3 के बराबर, यानी कि Cl3, BaCl2, तो बी की वैल्यू क्या है, Cl3 के बराबर है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ ये है कि बैलेंसिंग करते समय ध्यान रखना होगा, ये चीज़ तुम कर सकते हो, ये तुम करोगे कि भाई यहाँ पे बी की वैल्यू डी के बराबर हो गई, देखो बी की वैल्यू डी के बराबर, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू 3C, ये भी तुम लिख दिए, बहुत बढ़िया। ये लिख दिए ना, अब ये लिखने के बाद तुम क्या करोगे, ये लिखने के बाद तुम करोगे ए की वैल्यू 1 मान लोगे, लेट कर लो ए की वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही ए की वैल्यू 1 हो गई, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ए में पुट करो तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 1 2, 3 × 1 की वैल्यू डी हो जाएगी, यानी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। तो जब ये बड़ा इक्वेशन दिखे एमसीक्यू में, तुम ये लगा सकते हो ABCD वाला। वैसे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता पर्सनली, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स है इसमें, बट मैथ्स का टीचर मैं जानता हूँ, बट ठीक है, आसान है, ठीक है। अब इस तरीके से बैलेंस करो या इस तरीके से, तुम्हारा काम बन जाएगा। बड़ा इक्वेशन हो तो ये तरीका परफेक्ट है, मैं लिखता हूँ परफेक्ट है बड़ा इक्वेशन के लिए तरीका, ठीक है। अब देखो कुछ होमवर्क है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जाना घर पे अभी ट्राई करना, मतलब घर पे हो तो ट्राई करना, ठीक है। ये और ये तुम्हें एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। मैं हट जाता हूँ, हट गया हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, हमारा ये लेक्चर 1 खत्म। सच में कुछ था नहीं। रिएक्टेंट क्या होता है, मैं तुम बताया कि जो मिक्स होता है फिर रिएक्ट होता है, किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट क्या होता है, एक नया सब्सटेंस होता है, तुम्हें पता ही है। अब हमारा ये जो लेक्चर है ना, यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लेक्चर 2। तो अभी इसकी क्या मिल जाएगी आपको, अभी इसकी आपको DPP मिल जाएगी, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन DPP में दूंगा। खूब प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन वाला जो क्लास रखेंगे ना, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्लास, उसमें आपकी पूरी बैलेंसिंग की और सारी कई सारी प्रॉपर्टीज़ में सारा सब कुछ मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये पहले आप लोग देख लीजिए, ये 3 हमने करके दिखाया NCERT वाले फार्मूला से, और ये एक मैंने कहा ABCD वाले से, आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक